दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया, भारत का पड़ोस। पिछले 3 सालों में यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 2022 में श्रीलंका में सरकार गिरी, 2024 में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री भाग गई और अब 2025 में नेपाल में संसद जल उठी। 19 लोग मारे गए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 3 देश, 3 बड़े संकट, और सवाल उठता है, क्या अब अगला नंबर किसी और देश का है? आज हम समझेंगे श्रीलंका से बांग्लादेश और फिर नेपाल तक यह चेन कैसे बनी, नेपाल का संकट इतना बड़ा क्यों है और आगे कौन सा देश खतरे में है। शुरुआत होती है श्रीलंका से। साल 2022 में अचानक ही देश का पूरा सिस्टम टूट गया। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गए। लोग पेट्रोल और डीजल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने लगे। खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया कि आम आदमी 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन असली गुस्सा तब फूटा जब जनता को लगा कि सरकार यानी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार और गलत फैसलों से देश को तबाह कर चुके हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, संसद घेर ली और सरकार की पूरी नींव हिला दी। आखिरकार राष्ट्रपति को भागना पड़ा। इसके बाद IMF से मदद मांगनी पड़ी। यह था साउथ एशिया में पहला झटका। अब बारी आई बांग्लादेश की। साल 2024 यहाँ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। कारण था सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम। युवा पीढ़ी को लगा कि आजादी के समय लड़ने वालों के परिवार को जो आरक्षण मिला था अब वह अन्याय में बदल गया है। छात्रों का यह छोटा सा आंदोलन अचानक देशव्यापी विरोध में बदल गया। ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई। इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन गुस्से की आग और भड़क गई। आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता अंतरिम सरकार की सौंप दी गई, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किया। यानी श्रीलंका के बाद बांग्लादेश भी इस लहर का हिस्सा बन गया। और अब बात करते हैं ताजा घटनाओं की, नेपाल की। सितंबर 2025 में नेपाल की सरकार ने एक बेहद विवादित फैसला लिया। सोशल मीडिया को बैन किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब बैन, सब बंद। सरकार का कहना था कि यह प्लेटफॉर्म समाज बिगाड़ रहे, लेकिन असलियत यह थी कि युवा पीढ़ी इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश मान रही थी। युवाओं के पास पहले से गुस्से के कई कारण थे। बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, नेताओं के रिश्तेदारों यानी नेपो किड्स को सारे फायदे मिल रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया बैन इस गुस्से की आखिरी चिंगारी साबित हुआ। फिर क्या हुआ? जेन जी यानी नई पीढ़ी सड़कों पर उतर आई। काठमांडू और दूसरे शहरों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए। पुलिस और सेना के साथ भिड़ंत हुई। 2 दिन तक पूरे देश में आग और हिंसा फैली रही। कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद और सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। काठमांडू एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। पूरा देश ठप हो गया। इस हिंसा की सबसे भयानक घटना तब हुई जब पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चितरकर अपने घर में बंद थी और प्रदर्शनकारियों ने उनका घर आग के हवाले कर दिया। उन्हें तत्काल काठमांडू के कीर्तिपुर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि वो बच न सकी। यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि आंदोलन में हिंसा कहीं से भी बेपाबंद नहीं रही और राजनीतिक असंतोष अब व्यक्तिगत स्तर पर भी जानलेवा हो गया है। हालात ऐसे बने कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष का कहना था कि ओली सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही। अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की चर्चा चल रही है। यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं है। नेपाल में लंबे समय से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार गहराता जा रहा है। लोग मानते हैं कि नेताओं के परिवार ही सारे मौके हथिया लेते हैं और आम युवाओं का भविष्य खतरे में है। यही वजह है कि इस आंदोलन को लोग अब नेपाल जेनजी रिवॉल्यूशन भी कहने लगे हैं। यह दिखाता है कि साउथ एशिया में अब युवा सिर्फ वोट का इंतजार नहीं करते हैं,
अगर उन्हें लगता है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही तो वे सीधे सड़कों पर उतरकर सत्ता पलट देते हैं। अगर इन तीनों घटनाओं को देखें तो पैटर्न साफ नजर आता है। एक छोटा सा फैसला, बड़ा जन आंदोलन। हर जगह मुख्य किरदार युवा छात्र। सोशल मीडिया से आंदोलन फैला और तेज हुआ और सरकार का गिरना तय हो गया। यह है साउथ एशिया की नई कहानी, जहां लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं बल्कि सड़कों पर भी तय हो रहा है। तो सवाल उठता है, अब अगला कौन? पाकिस्तान। पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता, वहां भी युवाओं में काफी गुस्सा है। म्यांमार, अफगानिस्तान, यहाँ पहले से सैन्य और तालिबानी शासक है। जनता विरोध करना चाहती है लेकिन दमन इतना सख्त है कि आंदोलन दब जाता है, मगर अंदर ही अंदर गुस्सा सुलग रहा है। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ भी युवाओं में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर असंतोष है। सोशल मीडिया पर पाबंदी की चर्चा भी होती रहती है। हालांकि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन अगर युवा लगातार निराश होते रहे तो यहाँ भी बड़े विरोध देखने को मिल सकते हैं। यानी आने वाले समय में यह लहर रुकने वाली नहीं। दक्षिण एशिया का हर देश सतर्क है, क्योंकि अगला संकट कहीं भी जन्म ले सकता है। श्रीलंका की भूख, बांग्लादेश के छात्रों का गुस्सा और नेपाल का जेनजी विद्रोह, तीनों ने साफ कर दिया कि अब युवा चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकारें भ्रष्टाचार करेंगी, बेरोजगारी बढ़ाएंगी और आवाज दबाएंगी तो जनता सड़कों पर उतरेंगी और सत्ता की कुर्सी हिला देंगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से साउथ एशिया में अगला आंदोलन कहां देखने को मिलेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।